हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट। और आपका आज का डिस्कशन होने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। हम इसके सारे ही वेरिएशंस एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आराम से यहाँ पे सारे वेरिएशंस अच्छे तरीके से समझ लेना। प्रैक्टिस के लिए आपको और भी क्वेश्चंस में देने वाला हूं जेई वन एप्लीकेशन पे, तो उनको प्रैक्टिस भी जरूर करना। एंड इसके पहले अगर आपने सारे वीडियोस अगर देखे हैं तो आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन ऑब्वियसली बेहतर होती जा रही है। लेकिन अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो इसके पहले के जो 27 वीडियोस है उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपके लिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, इन सभी वीडियोस को है ना इतने क्रिटिकली आपने यहां पे एनालाइज करना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी यहां पर इनके अंदर कोई डाउट ना रहे। आपके सारे टॉपिक्स आपके वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि इन सब टॉपिक्स का ही यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखा गया है। यही सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी हैं आगे आने वाले जेई के पेपर के लिए। ऑलराइट, चलिए तो हम आज का डिस्कशन यहां पे बिगिन करते हैं। हमारे यहां पर सबसे पहले बात करेंगे, बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ वेरिएशंस, पहले यहां पे स्टैंडर्ड तरीके से अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई हमें यहां पे देता है सवाल में, तो कैसे नजर आती है और हमें यहां पर क्या करना होता है, उसकी हल्की फुल्की यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी पहली बात तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट वाला इक्वेशन होता है, जहां पर आपके पास में अगर आप कहो यहां पर तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको नजर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो px की मदद से और एक को qx की मदद से। अरेंजमेंट यहां पे ध्यान से देख लें, आपके इसमें अगर dy by dx है तो उसके साथ में आपको एक y वाला टर्म दिखाई देता है, एक dy by dx वाला टर्म है, उसके साथ में एक y वाला टर्म है। एंड जो बच गए हैं दो फंक्शंस वो px और qx है। आपका यहां पे जो सबसे पहला स्टेप होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, नाउ अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, लेकिन आप यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा वन शॉट है इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, राइज अप नाम से, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि हम इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचते हैं कि यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की एक चीज रिक्वायर्ड होगी, राइट। लेकिन अभी हम यहां पे डायरेक्टली इसी बात को देख रहे हैं कि आपके पास में एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की चीज रिक्वायरमेंट में आती है, और वो होता क्या है, वो यहां पे e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px फंक्शन होता है, राइट। तो ये जो आपके इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इसकी मदद से आप यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्यूशन रिपोर्ट कर पाते हो। और वो कैसे होगा, आपका जो सॉल्यूशन आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बनता है कुछ इस तरीके से कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है वो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो आपका qx फंक्शन है दैट इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये अलग से आपको अभी इंटीग्रेट करना होता है, राइट। एंड दैट्स इट, आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके फाइनली जो एक इक्वेशन मिलती है वही आपका सॉल्यूशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कहलाता है, राइट। सो दिस इज द स्टेप। और यहां पे बहुत ही क्लियर है आपको, यहां पे अगर ये समझ में आ जाता है कि यार फॉर्मेट आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है, तो आपको यही दो स्टेप्स करना है। आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है और फिर यहां पे सॉल्यूशन वाला स्टेप लिखिए उसको सॉल्व करना है, एंड यू आर डन। कोई से भी सवाल में आपको यहां पे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बट यहां पर जैसे कि हमने बोला कि इसके अंदर कुछ वेरिएशंस होते हैं जिनको समझना और उसके अंदर बेसिकली हमें यहां पे कैसे आगे प्रोसीड करना होता है वो यहां पर सीखना जरूरी है, राइट। लेकिन क्योंकि हमने यहां पे शुरुआत करी है इस वीडियो में, तो हम एक सवाल तो यहां पर कर लेते हैं जो एकदम स्टैंडर्ड आपका देखने में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें समझ में आ ही जाता है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो यहां पर थोड़े से और एफर्ट मारो। आपको यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है कैसा, dy by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू सम अनदर फंक्शन ऑफ x, इस तरह से पहले अपने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना ही होगा। तभी आप यहां पे अपनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, तभी आप यहां पे सॉल्यूशन वाला स्टेप भी सही तरीके से लिख पाओगे, राइट। सो हमारे यहां पर काम इस क्वेश्चन में उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला काम आप यहां पे कर सकते हैं कि यार ये जो dx है इसको नीचे लेके आते हैं, तो हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर के साथ में dy by dx बनेगा। ये हमारी इक्वेशन में वैसे भी होना ही चाहिए था। अगर हम आगे देखते हैं तो इन दोनों में से मैं y कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये 2x क्यूब प्लस 8x के साथ में y बन रहा है। एंड ये जो एक अकेला 2 बचने वाला है, dx तो नीचे आ चुका है, ये जो अकेला 2 बचने वाला है इसको मैं राइट हैंड साइड में पुश कर सकता हूं। नाउ अगेन इफ आई लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, dy by dx के साथ में कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है, ये अपने आप में एक सिंगल dy by dx वाला एक्सप्रेशन होता है। तो आप यहां पे इस ब्रैकेट से डिवाइड करोगे इस एंटायर क्वांटिटी से, तो आपको मिलेगा यहां पे dy by dx, उसके साथ में प्लस 2x क्यूब प्लस 8x, और नीचे आपको मिल जाएगा यहां पे x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा y, और यहां पे आ जाएगा 2 के साथ में डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द करंट एक्सप्रेशन। एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी इन दिस एक्सप्रेशन कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, जहां पे इस फंक्शन को मैं px फंक्शन बोल सकता हूं, विच विल हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये हमारा फाइनल आंसर लिखते समय राइट हैंड साइड के इंटीग्रल में जो qx आता है वो ये वाला फंक्शन बेसिकली आपका होना चाहिए, ठीक है ना। सो फर्स्ट गेटिंग टू दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो भी आपने यहां पे किया है ना, आपने यहां पे क्वेश्चन देखा, उसको थोड़ा यहां पे मैनिपुलेट किया,
किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन में ही आपको थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि dy by dx अलग करना है, फिर y के साथ में यहाँ पे फंक्शन अलग करना है, फिर यहाँ पे फंक्शन अलग करना है, ठीक है ना, उसमें भी कई बार समय लग जाता है। तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आप पहले तो इस स्टेप तक पहुंच पाओ। एक बार आप इस स्टेप तक आ जाते हो तो आपके यहाँ पर आगे का डिस्कशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको इंडिकेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में इस चीज को इंडिकेट करना है। ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं सो आप यहां पर क्या नोटिस करोगे कि आप नोटिस कर पा रहे हो कि 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन 8x जो है, सॉरी 2x क्यूब प्लस 8x जो है, ये नीचे वाले का ही डेरिवेटिव निकालते समय क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस क्वाड्रेटिक को ओपन करके लिखते हो तो आपको मेरे ख्याल से और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस बात की। थोड़ी सी जगह यहां पर है ना अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी सी नीचे यहां पर हम अपने एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। तो हमारे यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, उसको आप ध्यान से देखें। e की पावर में इंटीग्रेशन में हमारे पास में जो टर्म बन रहा है इसके अंदर 2x क्यूब प्लस 8x आया है dx के साथ में, एंड नीचे अगर आप यहां पे चाहो तो इसको ओपन करके एक बार के लिए लिख सकते हो, ये x की पावर 4 प्लस 4 16 एंड उसके साथ में यहां पे 8x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मैंने यहां पे स्क्वायर ओपन करके आपको दिखा दिया ताकि आपको यहां पे है ना देखने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 4x क्यूब आएगा, मतलब इसका डबल। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0, और यहां पे अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको 16x मिलेगा, मतलब इसका डबल। मतलब न्यूमरेटर में बस यहां पे 2 की कमी है। अगर आप इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लो, अगर आप इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लो तो अब ये जो एंटिटी आपके पास में बनी है ये एग्जैक्टली डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को t बोलते हो तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ds के साथ में मिलकर dt हो जाएगा। सो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ऑफ t हो जाएगा। मतलब मेरा यहां पे जो अगला स्टेप होना चाहिए वो क्या है, e की पावर में हाफ ऑफ log ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या था आपका यहां पे, आप इसको x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ही लिख लो, है ना। कंप्रेस्ड फॉर्मेट यहां पे लिखना ही बेहतर है रादर देन राइटिंग दिस x की पावर 4 वाला एक्सप्रेशन। कंप्रेस्ड फॉर्मेट में अगर मैं इसको लिखता हूं तो एक और फायदा क्या होगा कि आप यहां पे ये हाफ जब ऊपर भेजते हो तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और e की पावर में log ऑफ समथिंग, e की पावर में क्या बन रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका भी बन रहा है e की पावर में ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि आपका स्क्वायर और हाफ कैंसिल हो चुका है। एंड जब भी आपके इसमें एक कॉम्बिनेशन आता है e की पावर में log, तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाते हैं और आपके इसमें जो नंबर होता है अंदर वही बस आपका सिंप्लीफाइड वर्जन आता है, राइट। सो ये log की प्रॉपर्टी हम सबको पता होना चाहिए। e की पावर में log ऑफ n इज बेसिकली n, e की पावर में log ऑफ n इज n, राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यहां पर काफी सिंपल सा निकल कर आया है, x स्क्वायर प्लस 4 यहां पर इसकी वैल्यू हमें मिल रही है, राइट। सो हमारे यहां पर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, ये पहला वाला स्टेप हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या है, डायरेक्टली अब हमें सॉल्यूशन ही लिखना है इसका, राइट। सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी गई थी वो क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो आपका फंक्शन है ये वाला, मतलब 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो सेकंड इंटीग्रेशन बनता है यूजुअली सिंपल ही बनता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि एक तो आपका x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाल के आप यहां पे डायरेक्टली tan इनवर्स वाला फॉर्मूला जनरेट होते हुए देख सकते हो, है ना। तो यहां पर आपका बनेगा क्या, यहां पर आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके साथ में 2 कॉमन निकाल के 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a एंड प्लस c, आपका ये सॉल्यूशन क्रिएट हो गया है, राइट। बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, ऐसे ही आपके यहां पे लगभग सारे सवाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व हो जाएंगे। वेरिएशंस की बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस स्टेप के बाद में फिर से यही प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। अल्टीमेटली वेरिएशंस में भी करना क्या होगा कि आपको इस पॉइंट तक तो पहुंचना होगा, इस तरह का इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन अच्छे तरीके से लिख पाओ, राइट। अच्छा, तो यहां पे डेटा यूजुअली कुछ ना कुछ दिया होता है और ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि भाई आपको सी फाइंड करने के लिए, है ना, कोई ना कोई यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि यहां पे 0 डाल के 0 आ रहा है, तो 0 0 डाल के आप यहां पे अपना सी का वैल्यू पहले कैलकुलेट करवा लो। 0 0 अगर मैं डालता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बनेगा एंड राइट हैंड साइड में भी आपका 0 ही बनता है, तो सी का वैल्यू भी आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे ये 2 2 भी आपके कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा, फिर आगे बोला इसने कि आप अगर 2 डालते हो x का वैल्यू तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 2 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, यही आपका सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे 2 डालते हैं और पता करते हैं, तो y के साथ में यहां पे मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर 1, सी तो आपका यहां पे कैंसिल हो ही चुका है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, y का वैल्यू पाई बाय 4 अपॉन 8, मतलब y का वैल्यू आ गया आपका पाई बाय 32 के बराबर। तो दिस इज हाउ वी कैन एंटायरली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप यहां पे इसको ऑब्वियसली काफी स्पीड के साथ में सॉल्व कर सकते हैं अपने पेपर में,
क्योंकि किसी को कोई एक्सप्लेन करने की यहां पर आपको जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट करोगे ताकि आपको पीएक्स क्यूएक्स पता चले। पीएक्स जैसे पता चल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कैलकुलेशन में लग जाओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो डायरेक्टली सॉल्यूशन वाला इक्वेशन लिखो, जहां पर क्यूएक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड में आएगा। वो वाला स्टेप आपका इंटीग्रेट करते से ही आपको सॉल्यूशन मिलता है, जो डेटा दिया है वहां से सी में निकलता है और फिर आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ आगे पूछा होता है। अब यहाँ पे ये पूछा जो गया है ये काफी स्टैंडर्ड चीज है। कभी कभी यहाँ पर क्या करते हैं कि ये एक फॉलो अप क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि आपके पास में ये जो पर्टिकुलर y फंक्शन आया है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना होगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेंगे क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन बना है। अब फंक्शन के बारे में हम क्या क्या निकाल सकते हैं, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम। फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर बता सकते हैं कि यार कहां पे इंक्रीज कर रहा है। हम ये भी बता सकते हैं कि लिमिट टेंडिंग टू 0 पे इसका आंसर कितना आएगा, इस फंक्शन का लिमिट टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू बताओ। तो आपके यहाँ पे सवाल बनाया जा सकता है या फिर एरिया अंडर द कर्व पूछा जा सकता है। तो फॉलो अप क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ फॉलो अप क्वेश्चन, फॉलो अप इन द सेंस कि आप यहाँ पे ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बट दे आर स्टिल नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल इक्वेशन, दे आर स्टिल आस्किंग यू सम पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो फॉलो अप क्वेश्चन का सबसे सिंपल वाला फॉर्मेट यही होता है कि किसी एक पॉइंट पे वो आउटपुट आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके यहां पर अब जो है डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है फाइनली वेरिएशंस का। तो वेरिएशंस में यहां पे सबसे पहला वेरिएशन जो आप यहां पे देख सकते हैं वो ये है कि आपके कई सारे सवाल ऐसे बनते हैं जिसके अंदर एक्स और वाई अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेते हैं, बस दैट्स इट। दिस इज द इजीएस्ट काइंड ऑफ वेरिएशन दैट यू कैन सी। यहां पर ध्यान से देखो, रादर देन dy by dx आपको dx by dy दिख रहे हैं, रादर देन px एंड qx आपको यहां पे py एंड qy दिख रहा है, एंड रादर देन गेटिंग अ y ओवर हियर यहां पर आपको x दिख रहा है। मतलब x और y ने अपनी सारी पोजीशंस जो है वो एक्सचेंज कर ली हैं। ऐसे सिनेरियो में आपका जो आगे के स्टेप्स होते हैं उनमें भी आपके x एंड y के पोजीशंस एग्जैक्टली एक्सचेंज हो जाना चाहिए, बस इतना ही वेरिएशन आपको समझ में आना चाहिए। सो e की पावर में इंटीग्रेशन में यहां पर आपका p by dy जाएगा, तो इट विल बी सम फंक्शन ऑफ y। उसके बाद में जब आप यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो इस तरह के केस में आपको x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना होगा। मतलब बेसिकली यहां पे व्हाट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इस पोजीशन पे जो भी लिखा है, इसके पहले उस पोजीशन पे y आया करता था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता था लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या बनेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा यहां पे इस साइड में। एंड राइट हैंड साइड में क्या आता है, जो भी आपका यहां पे राइट हैंड साइड का फंक्शन है दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस बार क्योंकि आपके सारे वेरिएबल्स y वाले हैं तो यहां पे dy के साथ में आपको सॉल्यूशन आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। बस यहां पे x और y ने अपने यहां पर क्या किया है, पोजीशन एक्सचेंज कर लिया है, मतलब x ऊपर चला गया है, राइट। सो इस वेरिएशन पे एक सवाल यहां पर देखो कैसा दिखाई दे सकता है। ये भी आपका काफी रिसेंट सवाल है। इसमें इन्होंने एक और अच्छा काम किया है, इसमें इन्होंने अच्छा काम यह किया है कि इन्होंने y की जगह भी t दे दिया। तो आपका यहां पे जो कंफर्ट लेवल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे केवल dy by dx दिखता है तो ही मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर पाता हूं। आपका कंफर्ट लेवल इन जनरल होना चाहिए कि फॉर्मेट में अचीव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, राइट। जैसे यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास में t+1, यहां पे y है ही नहीं, यहां पे y की जगह t है। उसके साथ साथ अगर आप यहां पे dt से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास में एक्चुअली dt by dx बनेगा। यूजुअली हमें dx नीचे देखने की आदत होती है, कोई दिक्कत नहीं, dy by dx नहीं, यहां पे dx by dt है यहां पे, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में आपका क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में आपका यहां पे 2x एंड यहां पे t+1 की पावर 4 बनेगा। तो ये चीज लेफ्ट हैंड साइड में लाके आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जा सकता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और t+1 से डिवाइड करो, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और फिर t+1 से डिवाइड करते हैं, तो dx by dt के साथ में आपको यहां पर क्या मिलेगा, -2 अपॉन t+1, उसके साथ में x मल्टीप्लीकेशन में, और यहां पे t+1 से डिवाइड करोगे तो t+1 का होल क्यूब बनेगा। अब यहां पे नोटिस करो मैंने क्या किया है, यहां पर ये जो माइनस साइन एक्स्ट्रा -2 के साथ में आ रहा था ना, है ना, -2 वाला जो माइनस साइन था उसको मैंने अंदर ले लिया है। इसको अंदर लेने का रीजन क्या है कि आपके यहां पर जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है उसमें यहां पे बीच में प्लस का साइन आता है, ठीक है ना। जब यहां पे आपका प्लस का साइन है, इसके पहले भी जो हमने यहां पे फॉर्मेट किया था उसके अंदर भी यहां पर प्लस का साइन है, ठीक है ना। तो प्लस का साइन ही होगा तभी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोल पाएंगे। तो मतलब यहां पे माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फंक्शन के साथ में यहां पे इमेजिन करना पड़ेगा कि वो px फंक्शन या pt फंक्शन का बेसिकली पार्ट होना चाहिए माइनस साइन, राइट। सो इससे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू भी एकदम ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो यहां पे माइनस साइन को इग्नोर ना करें, ठीक है ना। माइनस साइन आपका यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। सो अगला स्टेप आपका यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला ही आने वाला है। e की पावर में इस बार क्या बनेगा, e की पावर में -2 अपॉन t+1 dt बनेगा। एंड -2 अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो उसके साथ में अभी आपको क्या दिखाई देगा, लॉग के अंदर बेसिकली t+1 दिखाई देगा। -2 अगर आप पावर में भेजते हैं तो आपके इसमें e की पावर में ln के अंदर t+1 का पावर -2 है,
तो ये सिंप्लीफाई होकर t प्लस 1 की पावर -2 बन रहा है, विच इज बेसिकली 1/t+1 का स्क्वायर। बस आपका यहां पर काम हो गया है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। तो अगले स्टेप में आपको सॉल्यूशन ही लिखना है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो आपको यहां पे जो वेरिएबल है ना, ये आपकी मेन इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपकी मेन इक्वेशन है। मेन इक्वेशन के बाद ही आप यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना स्टार्ट कर पाते हो, ठीक है ना। तो इस पोजीशन पे जो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसको आपको यूज करना होता है। तो यहां पे x दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब 1/t+1 का स्क्वायर इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको पकड़ो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट अलोंग विद dt, है ना। ये आपका बेसिकली सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। सो x/t+1 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, यहां पे आपका ये जो स्क्वायर वाला टर्म है कैंसिल करके t+1 बचेगा, जिसको आप सॉल्व करके t² 2 + t ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो हमारे पास में फाइनली सॉल्यूशन आ चुका है। फिर से यहां पे इस क्वेश्चन में आपको c का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा। c का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से डेटा देखो यहां पर क्या दिया है, x0 = 2। अब ये आपको कैसा फील होना चाहिए, जैसे कि हम यहां पे f(0) = 2 कहते हैं। f(0) = 2 कहने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू 2 है 0 डालने पर, वैसे ही x का वैल्यू 2 है 0 डालने पर, तो मतलब यहां पे डाला क्या जा रहा है, t वैल्यू यहां पर डाली जा रही है। सो t का वैल्यू जब आप 0 डालते हैं तो x का वैल्यू आपको 2 मिलता है ना। इस चीज को समझो, यहां पर कई बार बच्चे यहां पे इस चीज को ही समझ नहीं पाते हैं। x0 = 2 का मतलब क्या होता है ना, x0 = 2 का ये मतलब बेसिकली निकल कर आता है। तो x की जगह 2 डालेंगे, t की जगह 1 डालेंगे, तो आपके इसमें यहां पे क्या बनेगा, अगर मैं ऊपर इस्तेमाल करता हूं, सो 2/1 = यहां पे अगर मैं 0 डालता हूं तो 0, यहां पे 0 डालता हूं तो 0, मतलब यहां पे बेसिकली c का वैल्यू आपका 2 के बराबर निकल कर आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, c का वैल्यू आपका 2 के बराबर आया इस बार, तो आपको यहां पे अब आगे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, यहां पे x1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है, मतलब t = 1 पे क्या होगा x का वैल्यू, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। सो t = 1 यहां पे डालना स्टार्ट करो। सो x/4 बनेगा, यहां पे 1 डाल के, यहां पे 1 डाल के 1/2 बनेगा, यहां पे 1 डाल के 1 बनेगा, एंड यहां पे c का वैल्यू 2 आ चुका है, ठीक है ना। सो हाउ मच दिस बिकम्स, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आपको 2 मिलेगा और वहां पर आपको बेसिकली 12 मिलेगा, तो x का वैल्यू आपका 14 अल्टीमेटली होना चाहिए। x का वैल्यू 14 यहां पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरिएशंस जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, जहां पर आपको है ना थोड़ा सा वेरिएबल्स के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। अरेंजमेंट मेजरली आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई यहां पे जो वेरिएबल है वही यहां पे होना चाहिए, फिर नीचे जो आपका वेरिएबल है उसी में यहां पे p और q वाले फंक्शंस अवेलेबल उसी वेरिएबल में होना चाहिए। आंसर लिखते समय हम यहां पे ऊपर वाला वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके अपना इक्वेशन स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहां पर वेरिएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। अब यहां पर फिर से ध्यान से देखें, आपको इस पर्टिकुलर सवाल में मतलब dy by dx बनाने का अगर मन किया तो गंदा फंसोगे। ये वाले क्वेश्चन में ऐसा लग सकता है आपको कि यार यहां पे dx से डिवाइड करता हूं, dx से डिवाइड करके यहां पे जो है स्टार्ट कर दोगे, अगर आप यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना फंस जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे यहां पर। इनफैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा जो और भी आपको तरीके पता होंगे आप सारे यहां पे यूज करके देख सकते हो, कोई सा भी यहां पर आपका dy by dx के साथ में अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा तरीका। सो ये क्वेश्चन बना ही dx by dy यूज करने के लिए है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार अगर मैं dy by dx यूज करता हूं तो यहां पे ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में आता है जिसके अंदर x भी है और y भी है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट ए गुड साइन, क्योंकि मैं यहां पे dy by dx को जब अकेला करना चाहूंगा तो ये ब्रैकेट डिवीजन में जाएगा। डिवीजन में ब्रैकेट अगर आपका x भी लेके आता है y भी लेके आता है तो उसको अलग अलग कैसे करोगे, ठीक है ना। इसलिए dy by dx का थॉट हम आते से ही रिजेक्ट कर देंगे। थॉट आपके दिमाग में आ सकता है लेकिन उसको जल्दी से रिजेक्ट करना भी जरूरी है, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देन इंपॉर्टेंट इज कि आप dx by dy बना के देखो कि क्या हो रहा है। सो 2x - 10y³ प्लस y के साथ में dx by dy, वेरिएशन का क्वेश्चन है ना। अब आपने अगर dx by dy बनाया तो आपके यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का क्वांटिटी उसके अंदर सारे के सारे y के टर्म्स होना चाहिए, है ना। समझ रहे हो ये कौन सा वाला वेरिएशन है, dx by dy वाला वेरिएशन है, तो इसको उस तरफ भेजो। एंड ये अगर dx ऊपर है तो एक x वाला टर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए होगा, राइट। सो आपके पास में अभी यहां पर y के साथ में dx by dy एक टर्म है, फिर आपके इसमें यहां पे 2x नाम का एक टर्म है, एंड राइट हैंड साइड में 10y³ नाम का एक टर्म है। तो ये ऑलमोस्ट आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता यूजुअली, तो हम यहां पे y से पहले डिवाइड करके इसको कुछ ऐसे लिखेंगे dx by dy, फिर उसके बाद में 2/y के साथ में x, एंड यहां पे 10y²। ये क्या बना है हमारे यहां पे, अब एक स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए
वेरिएशन के साथ में है, वेरिएबल्स का यहां पर इन्होंने इस्तेमाल रिवर्स ऑर्डर में किया है, dy by dx की जगह dx by dy में यहां पर अपनी इक्वेशन आई है, लेकिन चलेगा हमें क्योंकि फॉर्मेट मैच कर रहा है, राइट। जो यहां वेरिएबल है वही वेरिएबल यहां पर है, जो नीचे वेरिएबल है उन्हीं में यहां पे आपका p फंक्शन और q फंक्शन आपको नजर आ रहा है, मतलब सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, डरने की कोई बात नहीं है। तो हम यहां पे अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका मतलब निकाल सकते हैं, e की पावर में इंटीग्रेशन में यहां वाला फंक्शन जाता है ना, तो ये 2/y यहां पे जाएगा आपका dy के साथ में, एंड e की पावर में अल्टीमेटली 2 कॉमन निकाल के ln y बनेगा, y को आप पावर में भेज सकते हैं, तो ये e की पावर में ln ऑफ y स्क्वायर बन रहा है, e की पावर में ln ऑफ y स्क्वायर बन रहा है, जिसको सिंप्लीफाई करके y स्क्वायर ही अल्टीमेटली आपका बन जाएगा, ठीक है ना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अच्छा है आपकी बार आपका y स्क्वायर है। तो आपका सॉल्यूशन लिखने का समय आ चुका है, सॉल्यूशन ध्यान से लिखें। सॉल्यूशन लिखते समय आपको यहां पे क्या करना है, ये वाले लोकेशन का वेरिएबल मतलब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा करना होगा, दिस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो है दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होना चाहिए, राइट। सो आप यहां पर अभी क्रिएट क्या कर रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के साथ में y की पावर 4 का इंटीग्रेशन मतलब y की पावर 5/5 एंड प्लस c, इसको कैंसिल करके 2 आएगा। सो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y की पावर 5 प्लस c, ये आपका बन गया है सॉल्यूशन। अब फिर से यहां पर मेरे ख्याल से कहानी वही रहेगी कि आप c का वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई डेटा यहां पे दोगे यहां पे, तो इन्होंने यहां पर क्या बोला है, पासेस थ्रू वगैरह यहां पर बोला है। ऑब्वियसली आपने यहां पर जो सॉल्व किया है वो किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रादर देन सेइंग कि यार यहां पे x0 इज इक्वल टू 1 है या x1 इज इक्वल टू 0 है ना, या y0 इज इक्वल टू 1 है, जो भी आप यहां पे कहना चाहें, ठीक है ना। y की वैल्यू 1 है 0 डाल के, इसको आप कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में भी लिटरली दे सकते हैं जैसे कि इन्होंने यहां पर दिया है। क्लियरली कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 0,1 सेटिस्फाई करेगा, इसके अंदर 0,1 सेटिस्फाई करेगा, तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस c मतलब c का वैल्यू आपके यहां से -2 इस बार निकल कर आ रहा है ना, तो c का वैल्यू हर बार अलग अलग निकल कर आता है कुछ ना कुछ। एंड वंस वी हैव दिस, तो अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि यार एक और पॉइंट है 2, बीटा नाम का, वो भी एक्चुअली इसको सेटिस्फाई करता है। तो बीटा किस इक्वेशन का रूट है हमें ये बताना है। कोई बात नहीं, आप तो पहले इसके अंदर 2, बीटा सब्स्टिट्यूट करो, 2, बीटा आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है ना। तो आप अगर 2, बीटा सेटिस्फाई करते हो तो ये 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा की पावर 5 एंड -2 बनता है। आप थ्रू आउट यहां से 2 कैंसिल करवा सकते हैं, तो दिस इज व्हाट यू गेट। अगर आप सारी चीजें एक तरफ लेके जाते हैं देन दिस इज व्हाट यू गेट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बीटा किस इक्वेशन का रूट है, मतलब किस इक्वेशन में बीटा डाल के इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो आप यहां पे बेसिकली जो है बीटा के प्लेस में x रिप्लेस कर दो, x की पावर 5 माइनस x की पावर 2 - 1 ऐसा लिख सकते हो, या फिर बीटा की जगह y रिप्लेस कर दो जैसे कि इन्होंने किया है, बीटा की पावर 5 माइनस बीटा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये डी ऑप्शन की तरफ इशारा कर रहा है, राइट। इस इक्वेशन में बीटा डाल के 0 डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि वही चीज की गारंटी हमें यहां से मिल रही है, राइट। सो व्हाट इज द वेरिएशन इन दिस केस, वेरिएशन इज कि हम यहां पे dx by dy में अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ओके, और कुछ वेरिएशन हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली देयर इज वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएशन विच इज दिस, कि कई बार यहां पर ये होता है कि आपके पास में dy by dx तो है, लेकिन अब यहां पे रादर देन गेटिंग प्योर y होना चाहिए, यहां पे y होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, कोई फंक्शन ऑफ y है, प्योर y नहीं है, कोई फंक्शन ऑफ y है। तो फंक्शन ऑफ y क्या क्या हो सकता है, रूट y हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है, tan y हो सकता है, sin y हो सकता है, ln y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब y में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्योर y नहीं लिखा है ना, y का कोई फंक्शन लिखा है। तो ऐसा भी आपके यहां पे अगर सिनेरियो है, देन इट वर्क्स आउट इफ एंड ओनली इफ यहां पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो, अदरवाइज हम यहां पे इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक्चुअली अभी है नहीं, ये लेकिन कन्वर्ट हो जाएगी विद वन सिंपल सब्स्टिट्यूशन, राइट। एंड दैट सब्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली इज कि आप यहां पे जो fy फंक्शन है इसको कुछ z वगैरह नाम दे सकते हैं। तो अगर आप यहां पे दोनों साइड अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सो f' dy by dx है ना, चेन रूल की वजह से dy by dx भी आएगा। तो दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आपका यहां पर यही बन जाता है कुछ इस तरह से। एंड नाउ इफ यू बेसिकली यूज दिस रिप्लेसमेंट इन योर क्वेश्चन, तो आपका यहां पर जो रिप्लेसमेंट है देखो f' dy by dx पूरा का पूरा dz by dx में चेंज हो जाता है। उसके बाद में px के साथ में आपको यहां पे z मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको qx मिल जाएगा। px qs में कोई चेंज एज सच नहीं हुआ है, राइट। एंड नाउ दिस फॉर श्योर इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हियर द मेन वेरिएबल इज z एंड अनदर वेरिएबल इज x,
ऑलराइट, तो हमारा आंसर यहां पे पहले z और x में निकलेगा, फिर हम यहां पे एंड में z के प्लेस में f ऑफ y फिर से रिप्लेस कर देंगे, जिसके हम यूजुअली यहां पे इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चंस में करते भी है ना, कि पहले कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ वेरिएशन जिसपे सवाल बन सकते हैं और बनते हैं, राइट। आपको ऐसा नहीं कि बस एक सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते आ रहा है, आपको यहां पर सारे वेरिएशंस भी पता होना चाहिए, उनको भी काफी इजीली आपको यहां पे सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में आ रहे हैं ना सवाल, इस चीज को आप ध्यान से देख लें, वेरिएशन वाले क्वेश्चंस। तो क्या है यहां पे आपका इसमें जो इक्वेशन दे रखी है, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर y तो है ही नहीं, इसके अंदर y तो है ही नहीं, dy बाई dx है, लेकिन इसके अंदर y प्योर y नहीं है, या तो साइन y है, सीकेंड y है, या फिर कॉस y है। और एक चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर ये dy बाई dx वाला क्वेश्चन है, अगर ये dy बाई dx वाला क्वेश्चन है, तो भाई आपके पास में राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, qx ही होना चाहिए। dy बाई dx वाले एक्सप्रेशन में हमेशा ही राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x होता है, dx बाई dy वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में फंक्शन y वाला होता है, जिसके हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, ठीक है ना। यहां पर आपका इसमें जो क्वेश्चन था ये dx बाई dy वाला क्वेश्चन था, तो राइट हैंड साइड में y वाले टर्म्स थे। अगर dy बाई dx वाला क्वेश्चन है तो राइट हैंड साइड में x वाले टर्म्स ही होना चाहिए। सो यहां से क्लियरली हमें ये आउटलायर नजर आ रहा है कि यहां पे cos y तो होना ही नहीं चाहिए, तो अब पहले तो यहां पे cos y से डिवाइड कर लो। अगर इसको cos y से डिवाइड करोगे तो ये secant स्क्वायर y हो जाएगा, फिर यहां पे आपके इसमें 2x के साथ में tan y बनेगा, एंड राइट हैंड साइड में x क्यूब बनेगा। एंड जैसे हम ये काम करते हैं, वी आर एक्चुअली हैप्पी एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पे प्योर y नहीं है, tan y है, लेकिन उसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया हुआ है dy बाई dx के साथ में, तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन के साथ में इसको एक अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। अभी नहीं है लेकिन बना सकते हैं सिंपल एक स्टेप के साथ में। अगर आप tan y को z डालते हैं तो सीकेंड स्क्वायर y dy बाई dx ये आपका dz बाई dx में चेंज किया जा सकता है। सो लेट अस अप्लाई इट ओवर हियर। तो आपकी जो इक्वेशन अब आपको सॉल्व करनी है एक्चुअली वो कैसे नजर आएगी, z में नजर आएगी। ये पूरा का पूरा जो आपका डब्बा है ये dz बाई dx बनेगा। उसके बाद में उसके साथ में आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, 2x एंड देन z एंड राइट हैंड साइड में x क्यूब, समझे। ये है आपका कन्वर्जन। अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं कि चलो फिर से अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने वाला समय आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे आंखों के सामने है। सो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx मतलब ये कितना हो जाएगा, e की पावर में x स्क्वायर। e की पावर में x स्क्वायर वैसे यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार हमारा निकला है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा उसकी तरफ भी देखते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन आपका यहां पर बनता है, ये जो लोकेशन पे वेरिएबल है, देखो फिर से ये वाली लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये चेंज होते रहता है। यहां पर कभी x आता है, कभी y आता है, कभी z आता है, ठीक है ना। अभी क्या है यहां पे z है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा है दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। z की जगह हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, tan y आगे चल के रिप्लेस कर लेंगे। आगे चल के मतलब अगले स्टेप पे कर लेते हैं। तो आपके इसमें यहां पर क्या है, tan y उसके साथ में e रेज टू x स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप यहां पे देखते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि आप इसको x स्क्वायर इंटू e की पावर x स्क्वायर इंटू x dx ऐसे कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप यहां पे थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू t डालते हैं तो 2x dx आपका dt बन जाएगा, राइट। सो इंटीग्रेशन का एकदम स्टैंडर्ड सा यहां पर कौन सा फॉर्मेट कहना चाहिए उसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यहां पे लग जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह आपका t आएगा, e रेज टू t आएगा, एंड साथ में यहां पे dt अपॉन 2 आएगा, है ना, x dx है क्योंकि हमारे पास में। तो 1/2 तो अलग कर लेते हैं, और उसके साथ में यहां पर देखो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, राइट। सो दैट बिकम्स हाफ ऑफ t e की पावर t, हाफ ऑफ t e की पावर t माइनस e की पावर t एंड प्लस c। ये हमारा बेसिकली जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको एक लाइन में अच्छे से लिख लो। आपके यहां पर जो सॉल्यूशन आया है फाइनली वो क्या है, देयरफॉर tan y के साथ में आया है e की पावर में x स्क्वायर, और ये किसके बराबर जा रहा है, अगर आप यहां से e की पावर t कॉमन निकालते हैं सो 1/2। अच्छा, e की पावर t जो है दैट इज e की पावर x स्क्वायर, राइट। t के प्लेस में x स्क्वायर भी तो वापस डालना है। सो e की पावर t कॉमन निकाला, e की पावर t को e की पावर x स्क्वायर लिखा, और यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 आया, एंड साथ में एक c भी आया है। सो अब यहां पे c फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली फिर से कोई डेटा यहां पर अवेलेबल होगा फॉर श्योर। तो एक सेट पैटर्न आपको आएगा, यहां पे फील होना स्टार्ट हो गया होगा अभी तक। y1 इक्वल टू 0 मतलब 1 डाल के 0 आता है, 1 डाल के 0 आता है, ठीक है ना।
तो अगर मैं 1 डालता हूं तो यहां पे बेसिकली 0 क्रिएट हो जाएगा, 0 डालता हूं तो यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सी का वैल्यू यहां से 0 आ जाएगा। चेक करो जरा, 1,0 हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपका सी का वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है ना। सी का वैल्यू अगर आपका 0 आ गया सो tan y e की पावर x स्क्वायर इज सेम एज e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो e की पावर x स्क्वायर ही आपके यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो tan y ही आपका यहां पर जो है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 है, राइट। एंड इफ दिस इज द केस तो आपके पास में यहां पे पूछा क्या गया है कि यार x की वैल्यू √3 डाल के y का वैल्यू कितना आता है। x इक्वल टू √3 अगर मैं इनपुट में डालता हूं तो tan y इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan y इक्वल टू यहां पे √3 डाल के 1 आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1। तो tan y इक्वल टू 1 मतलब y का वैल्यू क्लियरली आपका π/4 बनना चाहिए। ऑलराइट, सिंपल ही है। आखिरी के कुछ स्टेप्स तो फॉर श्योर सिंपल ही होते हैं आपके, है ना। ये डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं सवालों मैंने आपको बता दिया है। जैसे यहां पर आपके इसमें जो क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, वो y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग अगर है तो आप यहां पे इसका रेंज पूछ सकते हो लेटेस्ट से कि ये जो फंक्शन इसका रेंज बताओ कितना है, या फिर फंक्शन इंक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है ये बताओ। कुछ ऐसा आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन सबसे बढ़िया क्या होता है कि उसने कोई वैल्यू ही पूछ ली हो, वो हमारे लिए एक्चुअली सबसे इजी है ना कैलकुलेशन वाला स्टेप बन पाता है। ऑलराइट, चल, तो ये हमारा हो चुका है। नाउ देयर इज वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन जो आपका अभी यहां पे रिसेंटली पूछा गया था। ये वाला सवाल देखो यहां पर ध्यान से, क्या है इस सवाल के अंदर आपके पास में, है ना। अभी जो हमने यहां पे वेरिएशन देखा उसको ध्यान से देखो। वेरिएशन जो भी हमने यहां पर देखा है उसके अंदर लिखा हुआ तो ये है, क्या है लिखा हुआ, dy/dx लिखा हुआ है। और dy/dx अगर है तो आपने नोटिस क्या करना चाहिए, यहां पे फंक्शन ऑफ y और उसके साथ में यहां पे मल्टीप्लीकेशन में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए। बाकी x के साथ में यहां पे क्या दिया हुआ है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो x वाले टर्म्स यहां पे आपको दिखते हैं। अब आपके पास में एक वेरिएशन ऐसा भी तो हो सकता है ना जिसके अंदर आपने वेरिएशन 1 भी इन्वॉल्व कर लिया। इसके अंदर वेरिएशन 1 क्या था कि आपको dx/dy में चीजें दिखाई देंगी। तो आप सोचो dx/dy में भी तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपको प्योर x ना मिले, कोई फंक्शन ऑफ x मिले, और फिर यहां जो फंक्शन ऑफ x है उसका डेरिवेटिव यहां पर आपको मल्टीप्लाई किया हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरिएशन का वेरिएशन। आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज ए न्यू वेरिएशन, बट ये समझ रहे हो आप कि ऐसा भी तो हो ही सकता था। ऑल्सो दिस कैन हैपन कि आपने क्वेश्चन dx/dy में देखा, फिर उसके बाद में आपको यहां पे कोई फंक्शन ऑफ y दिख रहा था, आगे आपको कोई फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, बट किस्मत से उसी का डेरिवेटिव भी यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, एंड राइट हैंड साइड में भी q है। तो दिस ऑल्सो वर्क्स फाइन फॉर अस। इसमें भी कोई खास बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप fx को यहां पर जो है t वगैरह डाल के या z डाल के यहां पे कन्वर्जन करवा सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपने y वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्जन करवाए थे, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक वेरिएशन होता है। ऑलराइट, एंड ये सवाल एक्चुअली उसी चीज को आपका टेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छे लेवल पे यहां पे आपका पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये कि आप अगर यहां पे dy/dx बनाओगे तो फिर से यहां पर दिक्कत थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि dy/dx के साथ में मल्टीप्लिकेशन में बड़ा ब्रैकेट आ रहा है। dy/dx के साथ में मल्टीप्लिकेशन में इक्का दुक्का टर्म है वहां तक ठीक है ना, लेकिन ऐसे बड़े बड़े ब्रैकेट हमें यहां पे dy/dx के साथ में मल्टीप्लिकेशन में अच्छे नहीं लगते। डेरिवेटिव वाला टर्म जितना अकेला हो हमारे लिए उतना अच्छा। तो हम यहां पे एक्चुअली dx/dy बनाना प्रीफर करेंगे। तो secant स्क्वायर x dx/dy ये एक आता है आपके उसमें टर्म। उसके बाद में e की पावर में 2y है, उसके साथ में tan स्क्वायर x है, इसके साथ में tan x। तो आप यहां पे देखो ध्यान से कि इसके अंदर dx/dy में एक्सप्रेशन बना तो है, लेकिन प्योर x इसके अंदर है ही नहीं। तो हम क्या करना चाहेंगे, यहां पे इसके अंदर जो फंक्शन है यहां पे मेन आपका tan x फंक्शन, उसको पहले यहां पे सब्स्टिट्यूट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, ताकि secant स्क्वायर x जो उसका डेरिवेटिव है वो उसको यहां पर जो है मर्ज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे। राइट, तो सबसे पहला स्टेप ये चमकना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। ये वेरिएशन बड़ा अच्छा लगा मुझे, है ना, और काफी रिसेंट सवाल है। पहले तो आपको ये सोचना है कि यार tan x इक्वल टू t डालते हैं, चलो, या z डालो, जो भी आपको डालना है, ठीक है ना। अभी तक हमने z डाला है तो चलो इसके अंदर भी z डालते हैं। हमने tan x को लेटर से z डाला, ठीक है ना। तो आपका secant स्क्वायर x dx/dy है ना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है पूरे क्वेश्चन में। तो यहां पर भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, y के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करूंगा तो dz/dy आएगा। राइट, सो ये कन्वर्जन हमें यहां पे देख के थोड़ा अच्छा तो देखो लग रहा है कि ये जो गंदगी है ये पूरी की पूरी dz/dy में छुप जाएगी। उसके आगे मुझे यहां पर क्या क्या नजर आएगा, मुझे यहां पे e की पावर 2y नजर आएगा, उसके साथ में y स्क्वायर आ रहा है, एंड उसके साथ में एक y भी आ रहा है ना। ओ सॉरी, क्या है ये z है ना, सॉरी
ये जो tan x है ये y नहीं है, tan x आपका z है। तो ये हमें बेसिकली नजर आ रहा है। अब यहां आने के बाद भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां आने के बाद भी आपको भी यहां पे एक लेवल पे कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पे कहते हो कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है, तो नहीं बनाया अभी। हालांकि हमने एक लेवल पे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, लेकिन अभी अगर आप अपने क्वेश्चन को देखते हो तो यार इसके अंदर अगर dz by dy वाला क्वेश्चन है तो इसके साथ में z वाला एक प्योर टर्म आपको मिलना चाहिए था। अब आप कहोगे ये z वाला प्योर टर्म है, चलो तो फिर क्या मैं इसको राइट हैंड साइड में पुश करूं? लेकिन अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में पुश करूंगा तो राइट हैंड साइड में केवल y वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए था, उसके साथ में तो z² भी है। तो ये है यहां पर इशू कि आपको यहां पे थोड़ा मैनिपुलेशन अभी और करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहां तक अगर पहुंच रहे हो तो बुरा नहीं है, आप यहां तक अगर पहुंच रहे हो तो आप सही पहुंच रहे हो, है ना? कि यार देखो मेरे पास में dz by dy है तो साथ में z आना चाहिए था, तो हमने बोला कि यार बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दो। अब राइट हैंड साइड में क्योंकि यहां पे नीचे जो y है ना वही वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए था, यहां पे qy होना चाहिए था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे z² से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स फाइन फॉर अस। अगर आप यहां पे z² से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1/z² dz by dy, है ना? ये मिलता है सबसे पहले तो 1/z² dz by dy। उसके साथ में यहां पे z² से डिवाइड करोगे तो 1/z आएगा, और राइट हैंड साइड में आपके यहां पे माइनस ऑफ e की पावर में 2y लिखा हुआ है, राइट? सो ये है अभी तक का आपका यहां पे डिस्कशन। एंड व्हाट हैपेंस नाउ, अगर मैं अब यहां पे सोचता हूं कि यार मेरे पास में क्या किया जा सकता है, तो अभी भी इश्यू देखो है। आप यहां पे जब भी dz by dy करते हो तो z यहां पे प्योरली दिखाई देना चाहिए, अभी z प्योरली दिखाई नहीं दे रहा है, 1/z दिखाई दे रहा है, 1/z दिखाई दे रहा है, तो मुझे अभी भी यहां पर एक लेवल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि यार 1/z को चलो यहां पे हमने लेटर से t बोला, सो -1/z² dz by dy जो है ये आपका dt by dy में कन्वर्ट हो, समझिए? इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, आपको भी अच्छे लगना चाहिए, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका यहां पर बेसिकली 1/z² dz by dy ये कॉम्बिनेशन हमारे पास में, जिसको हम माइनस ऑफ dt by dy में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फिर आपके इसमें 1/z जो है उसको आप t लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ e की पावर 2y, तो वैसा ही रहेगा। सो अगर मैं थ्रू आउट माइनस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो दैट इज द सक्सेस फाइनली दैट इज द सक्सेस पॉइंट कि dx by dy के साथ में आपको यहां पे माइनस ऑफ t मिला है, राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ e की पावर 2y मिला है, राइट? ये सही बना है फाइनली। पहले तो हमें यहां पे ये tan x ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो पहले हमने tan x को हटाया, लेकिन उसके बाद में जो z में एक्सप्रेशन बन रहा था वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, हमने z को भी हटा के यहां पे t क्रिएट किया। अब आपके पास में यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यहां पे निकलता है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे जो वेरिएबल है t उसका कोएफिशिएंट जो है वही आपका p फंक्शन होता है, सो p फंक्शन मतलब -1 है यहां पे, राइट? सो आपके यहां पे e की पावर -y बेसिकली क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया, तो आप यहां पे अगले स्टेप में डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना चाहोगे। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ रहा है, ये वाला जो वेरिएबल है मतलब t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाला वेरिएबल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? दिस इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी राइट हैंड साइड में दिया है माइनस ऑफ e की पावर 2y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। सो ये आ जाएगा t के प्लेस में रिप्लेस करें, t के प्लेस में रिप्लेस करेंगे तो 1/z आएगा, और z के प्लेस में रिप्लेस करेंगे तो tan x आएगा, मतलब यहां पे ओवरऑल 1/tan x आएगा। उसके साथ में e की पावर -y है, एंड राइट हैंड साइड में आप यहां पे देखो माइनस साइन तो आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन बचेगा e की पावर में y, और e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y हो जाएगा, साथ में एक c भी आपको मिलेगा, राइट? सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन अब डेटा के हिसाब से हम यहां पे आगे कुछ प्रोसीड करना है, तो यहां पर बोल रहा है π/4 डाल के 0 आता है, यहां से हम c की वैल्यू निकालना चाहेंगे। π/4 अगर डालते हैं तो यहां पे 1 बनेगा, एंड π/4 डाल के 0 अगर आप यहां पे करते हैं तो देखो आपका वैल्यू क्या बनेगा, π/4 डाल के 0, ऑलराइट? हाँ, ओके, एक स्टेप आई विल गेट बैक फ्यू स्टेप्स, एंड यहां पे एक करेक्शन भी करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही लेजेंडरी चीज मुझे यहां पे याद आ गई, कैलकुलेशन मिस्टेक जो आप लोग भी हमेशा करते हैं, वो मैंने भी करी है यहां पर। आई होप आपको यहां पे दिख गई होगी कैलकुलेशन मिस्टेक। मैंने जब यहां पे बेसिकली थ्रू आउट इक्वेशन माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये भी आपका प्लस होना चाहिए था, राइट? ये आपका प्लस होना चाहिए था, ये आपका प्लस होना चाहिए, है ना? अगर मतलब ये एग्जाम में दिखता नहीं, मैं सही बता रहा हूं, तो इसमें पहली बार में सब कुछ सही किया करो।
तो आपका यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आपका बेसिकली प्लस साइन है तो यहाँ पर भी आपका प्लस साइन आएगा, तो नीचे भी आपका प्लस साइन आएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली माइनस साइन नहीं, प्लस साइन के साथ में यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, सो टीचर होने का ये फायदा है कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, है ना। तो ये थोड़ा सा फायदा टीचर को मिलता है, बच्चों को नहीं मिल पाता है फायदा, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुल और रहना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे π/4, 0 है ना, इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो होगा क्या, π/4, 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 बनेगा। यहाँ पे अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पे भी 1 बनेगा। तो सी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सी का वैल्यू अगर आपके यहाँ पे 0 बना है तो आपको इक्वेशन मतलब पूरी पता चल चुकी है। अब आपको इसके अंदर π/6 अल्फा डाल के देखना है कि e⁸ अल्फा का वैल्यू कितना बनता है। सो अब यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट अस डू दैट इन दिस स्मॉल स्पेस। ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। क्या डालना है हमें इसके अंदर, इसके अंदर हमें π/6 डालना है x के प्लेस में। π/6 अगर यहां पे डालेंगे तो 1/√3 बनेगा। 1/√3 मतलब ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, √3। क्या डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, π/6 अल्फा, राइट। अच्छा, तो आपके पास में अब राइट इसके साथ में कितना बनेगा, e⁻ में माइनस अल्फा आएगा और राइट हैंड साइड में आपके इसमें e⁻ अल्फा आएगा और c का वैल्यू तो आपका 0 ही है। तो इसको रेसिप्रोकल करके अगर आप उस तरफ भेजते हो तो √3 किसके बराबर आ गया, e⁻2 अल्फा के बराबर आ गया। दोनों साइड पावर 4 करना चाहिए मैंने, तो मेरे पास में e⁻8 अल्फा बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर 4 करके आपको 9 बनता है एंड 9 ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। 9 ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ऑलराइट, सो दीज आर द वेरिएशंस जो आपको यहां पर पता होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द एंड। थोड़ा सा एक आधा वेरिएशन और है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये तो स्टैंडर्ड वेरिएशंस हैं आपके जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए। कितने हो चुके हैं आपके यहाँ पे वेरिएशंस, आपके 2 वेरिएशंस यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है ना। हालांकि सेकंड वेरिएशन में एक और वेरिएशन हमने इंक्लूड कर लिया है, राइट। एक और होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में एकदम फ्रेश होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये आपके जेई मेन के साथ साथ जेई एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एंड ये बेसिकली जो आपका पैटर्न है इसके अंदर इनिशियली आपको लगता ही नहीं है कि क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं यहां पे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके तैयार हुई है वो किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, तो ऑब्वियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, ठीक है ना। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी हम यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्जांपल भी वो लेंगे जिसके अंदर आगे चल के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन रही है। बट यहाँ पे कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के चांसेस होते हैं, राइट। एंड द क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग, द क्वेश्चंस एक्चुअली लुक लाइक दिस, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये वाला क्वेश्चन देख के, है ना, अगर आपने प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं करी है ना, अगर आपने अच्छे वाले क्वेश्चन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व नहीं किए हैं, देन यू माइट नॉट थिंक ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो आपका लिमिट्स का ही है बस, विच इज नॉट ट्रू। आप यहां पे लिमिट सॉल्व करने की पहले तो कोशिश करो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे f(1) पे 1 है, एक डेटा दे रखा है, आपको यहाँ पे फिर से फाइनली कुछ डेटा कैलकुलेट करके बताना है, बट व्हाट यू हैव टू सॉल्व इज दिस। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं t को x तक लेके जाता हूं तो ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है क्या, पहले तो अगर मैं t को x पे लेके जाता हूं तो ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, चेक कर लो एक बार जल्दी से, x² fx माइनस x² fx अपॉन x माइनस x, ठीक है ना। लेकिन अब 0/0 फॉर्मेट के बाद में आंसर तो आपका 1 आ रहा है, मतलब हमें यहाँ पे इंडिटरमिनेंसी सॉल्व करके कुछ अच्छा मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं LH रूल अप्लाई कर सकता हूं बिकॉज 0/0 फॉर्मेट है, तो LH रूल अगर मैं अप्लाई करूंगा तो अब यहाँ पे ध्यान से करना, लिमिट में वेरिएबल हम किस चीज को मानते हैं, जो टेंड कर रहा है। तो यहां पे t टेंड कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, ऐसा सोचो, मतलब x यहां पे वो पॉइंट है जहां पे चीजें टेंड कर रही हैं, तो वेरी क्या कर रहा है, t वेरी कर रहा है। तो आपके यहां पे t वेरिएबल है, x एक्चुअली कांस्टेंट माना जाएगा। जो हम LH लगाएंगे, और ये डिस्कस करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करने वाले हो, राइट। सो डिफरेंशिएट करते समय x को वेरिएबल मत मान लेना, t को वेरिएबल मानना, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, LH रूल जब अप्लाई करोगे तो t टेंड्स टू x आपका यहां पे टारगेट है। एंड जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं तो इसके अंदर fx तो कांस्टेंट है, तो बस t² को ही डिफरेंशिएट करना है, सो 2t इंटू fx आ जाएगा। फिर यहां पे अगले वाले में x² कांस्टेंट है, तो केवल ft का ही डिफरेंशिएशन आएगा, मतलब f' आ जाएगा। नीचे अगर आप देखते हो तो आपका t कांस्टेंट है, सॉरी t आपका वेरिएबल है जिसको डिफरेंशिएट करके 1 आएगा और x को डिफरेंशिएट करके 0 आएगा, राइट। राइट हैंड साइड में आपको 1 मिल रहा है एंड नीचे आपके यहाँ पे फॉर श्योर ऑफ इंडिटरमिनेंसी नहीं आने वाली, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो t की जगह अगर x जाएगा तो ये 2x fx माइनस x² f' इज इक्वल टू 1, ऐसी एक इक्वेशन आपको मिल रही है। अब यहां पे आपका कंफर्ट जोन पता है कब आएगा, जब आप इसके अंदर y इक्वल टू fx इमेजिन करोगे। अगर आप y इक्वल टू fx, जो कि हम यूजुअली बोलते ही हैं, है ना, y इक्वल टू fx कितने बार बोले हमने, यहाँ पे बहुत बार बोला है। तो अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू fx बोलते हैं और दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करते हैं
तो आपको यहां पे एफ डैश एक्स की प्लेस में dy बाई डी एक्स डालने का मन करता है, ठीक है ना। बढ़िया वाला पैटर्न है एंड ऐसे पैटर्न पिछले 2-3 सालों में है ना काफी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं एंड ये सवाल आपका रिसेंट है इसलिए इसको पिक किया है। बाकी इसी के प्लेस में यहां पर मैं जेईई एडवांस का सवाल कर सकता था आपको, जो भी काफी रिसेंट है, ठीक है ना। और भी कई सारे सवाल यहां पर जो है पुराने सालों के करा सकता था, बट दिस वाज अ डिसेंट क्वेश्चन टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी आपको यहां पर जो मैं प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दूंगा उसके अंदर ऐसे सवाल आपको फिर से मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, थोड़े बहुत प्रैक्टिस जरूर कर लो, ठीक है। ऐसे सवाल आने के चांसेस अच्छे खासे बनते हैं। ऑलराइट, सो आपके पास में यहाँ पे जो दिखाई देगा वो कैसा है, आपको यहाँ पे 2x के साथ में y दिखाई देगा, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में dy बाई डी एक्स दिखाई देगा एंड राइट हैंड साइड में 1 दिखाई देगा। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन क्रिएट करता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके फायदा होगा मुझे। अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो दिस टर्म बिकम्स dy बाई डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो दिस बिकम्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, राइट। सो हमारे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज का सबसे पहला डिस्कशन था वही यहां पर बन गया है, मतलब ये तो इजीएस्ट डिस्कशन यहां पर बन चुका है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको घबराना नहीं है, काफी जल्दी हम यहां पे एकदम सिंपल से इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आपका यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा e की पावर में माइनस 2 बाई एक्स का इंटीग्रेशन dx एंड व्हाट इज दैट गोइंग टू गिव अस e की पावर में माइनस 2 ln x एंड उसकी मदद से आपको e की पावर में ln ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलता है विच इज 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर ही हमारा क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अगले स्टेप में आपका सॉल्यूशन कैसे नजर आएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें ऊपर वेरिएबल क्या लिखा है, y लिखा है ना। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखा है, दैट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपको सॉल्व करना है। सो y अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके साथ में यहां पे माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन इज एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 एंड साथ में एक c आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस यहां से कैंसिल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 3x एंड प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारे यहां पर जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से फंक्शन का क्रिएट हुआ है। अगेन 1 डाल के 1 आ रहा है ना, डेटा है हमारे पास में 1 डाल के 1 आ रहा है, राइट। तो उसको हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं 1 डाल के 1 अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो मेरे पास में 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस c बनता है, तो c का वैल्यू मतलब 2 बाई 3 है, राइट। c का वैल्यू आ गया तो अब आगे ये एक्सपेक्टेशन क्या रखता है कि हम 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 3 कैलकुलेट करके अपना आंसर रिपोर्ट करें। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां पर बस y का वैल्यू इसका मतलब बताना है। एक बार x इक्वल टू 2 इस्तेमाल करो तो आपको f ऑफ 2 मिल रहा है इसका मतलब, और f ऑफ 2 आपका कितना आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू निकालना है 2 डाल के, तो बन जाएगा आपका 1 बाई 6 एंड प्लस c का वैल्यू क्या है 2 बाई 3 दैट इंटू 4, राइट। तो ये है कहानी अभी आपके पास में, एंड हमें क्या चाहिए 2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 अगर मैं करता हूं तो ये 1 बाई 3 बनेगा एंड 2 टाइम्स करके यहां पर आपके इसमें 16 बाई 3 बनेगा, मतलब ये 17 बाई 3 आपका बन के आया है। 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 इज 17 बाई 3। ऐसे ही आप यहां पे एक बार जैसे आपने x इक्वल टू 2 डाला है वैसे ही x इक्वल टू 3 डालो, तो x इक्वल टू 3 डालोगे तो आपको यहां पे f ऑफ 3 मिलेगा। 3 डाल के क्या हो रहा है, यहां पे 1 बाई 9 बन रहा है, 1 बाई 9 के साथ में आपको यहां पे 2 बाई 3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में 9 मिल रहा है, ठीक है। 3 डाल के आपको यहां पे क्या निकालना है, 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 3 निकालना है, तो दैट गिव्स अस यहां पे 1 बाई 3 एंड यहां पे आपको मिलता है 18। और आपको करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को बेसिकली ऐड करना है एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू योर फाइनल आंसर। तो आपको यहां पे 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 3 करने पे क्या मिल रहा है, 1 बाई 3 17 बाई 3 कितना हो जाएगा 18 बाई 3 एंड प्लस 18 मतलब ये हो जाएगा आपके इसमें 24 के बराबर। ऐसे आप यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक नहीं 2 सवाल भी मिल सकते हैं एक ही पेपर के अंदर। आपका अगर आप यहां पे एवरेज आउट करते हो है ना, सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए हैं है ना, उनको अगर आप यहां पे नंबर ऑफ शिफ्ट से अगर डिवाइड करते हो तो एक से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां पे ऑन एन एवरेज निकल कर आ रहा है। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन कई सारे शिफ्ट्स में यहां पे 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, एंड उन सभी क्वेश्चंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में अभी हमने उसको कवर किया है, राइट। एक और हम यहां पे डिस्कशन करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द अपकमिंग लेक्चर। लेकिन इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आप मान के ही चलिए कि इट इज द मोस्ट लव्ड पैटर्न
एज फार एज जेईई इज कंसर्न्ड, है ना। आपके यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सबसे ज्यादा चांसेस है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही सवाल वो बना के आपसे पूछेंगे, राइट। तो हमने जितने भी वेरिएशंस पॉसिबल थे उन सबको भी डिस्कस कर लिया है। अब इन्हीं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को, है ना, मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है आपके डीपीपी में। तो आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डाउनलोड कर लेना। जेई1 के एप्लीकेशन पे आपको जो फ्री कोर्स है उसके अंदर जेईई एसेंशियल्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा, है ना। उस फोल्डर के अंदर, उस कोर्स के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको सारे डीपीपीज मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने अभी भी ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, देन जेईपीपी, जेईई मेन प्री पेपर्स, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। बिलीव मी, आपके इसमें जितना भी समय बचा है, आप अगर उसके अंदर इसके 4-5 पेपर भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा, क्योंकि इन सभी पेपर्स के क्वेश्चन सेट तो बहुत अच्छे हैं, आपके टीचर से सिलेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस बेसिकली सारे टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। हर एक क्वेश्चन का मतलब आपके इसमें वीडियो सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपकी यहाँ पे थ्योरी भी किसी क्वेश्चन में अगर वीक है, तो एटलीस्ट आपको उस क्वेश्चन से जो भी कुछ सीखना पॉसिबल हो सकता है उतना आप यहाँ पे सीख पाते हो, ठीक है ना। एंड ये सारी चीजें आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में पूरी टीम ने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। तो दिस हैज टू बी योर टारगेट कि आप जेईपीपी तो अटेम्प्ट कर ही करें। एंड देन आप यहाँ पे ग्रेविटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे थोड़ा समय रखते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स के जो लाइव सेशन है उसके अंदर जो आपकी डीपीपीज हैं, रिविजन डीपीपीज, उन सबको सॉल्व करके फर्दर आपको अपने इंप्रूवमेंट, है ना, अपने स्कोर में फॉर श्योर नजर आएगा। एंड दैट्स इट। आपके साथ में यहाँ पे सीरीज तो अभी कंटिन्यू हम करते रहेंगे। आपके लिए यहाँ पर कई सारे और वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखे हैं। सो सी यू इन द अपकमिंग वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।